अच्छे से कीजिए, आप कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे रिसर्च एप्टीट्यूड का, और रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने जो भी पढ़ा उसका कुछ क्वेश्चंस का जो आंसर्स था, तो आंसर वही है। इसमें किसी क्वेश्चन में अभी भी कंफ्यूजन है तो आप बता दीजिए। जैसे ये यहाँ इस क्वेश्चन से हम लोग आते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च आर। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो इसमें हमने कैसे फाइंड किया था कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कैरेक्टरिस्टिक तो होता ही होता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो जो चीज हमें इसमें पता है उसके ऊपर जाइए और बिल्कुल शांत दिमाग से उसे देखिए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप लोग देखिए। सेकंड क्या है, सिक्रेटिव। सिक्रेटिव बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों पक्का पता है। और सिक्योरिटी रिलेटेड पर प्रिडिक्टिव कोड या सिस्म, ये सारी चीजें हमने अगर नहीं पढ़ा है, नहीं हमें इसके बारे में पता है, तो जो पता है उसके हेल्प से हम ऑप्शन को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ऑप्शन डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में सबसे पहले डी नहीं होना चाहिए और बी जो है वो होना चाहिए। तो सिर्फ इन दोनों से ही हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे डी क्या है, नहीं होना चाहिए, यहाँ है, ये कैंसिल हो गया। बी होना चाहिए, ये होगा, ठीक है। डी नहीं होना चाहिए, ये हट गया। डी नहीं होना चाहिए, बी है लेकिन डी भी है, तो डी नहीं होना चाहिए, हट गया। तो ऐसे ही आंसर हमारा आ गया सेकंड नंबर। तो ये बहुत ही आराम से हो सकते हैं। और एम्पिरिसिज्म, ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे कि एम्पिरिसिज्म किसे कहते हैं। एम्पिरिकल से ये बना है एम्पिरिसिज्म, तो अनुभववाद ये इसमें होता है। प्रेडिक्टिव कोड, प्रेडिक्टिव जो होता है ये भी हमारा होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी वर्ड टर्मिनोलॉजी, वो नए नए वर्ड निकाल के ले आते हैं, तो हो सकता है कि आपको वर्ड का अर्थ एग्जैक्टली ना पता हो, तो उसमें कंफ्यूज होने के बजाय जो पता है उनसे चलिए। और यहीं पे आप डरते रहिएगा तो आप इस आंसर को गलत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि आप पहले ही डर रहे थे। आप देख रहे हो यार हमको तो कुछ पता ही नहीं है, कैसे होगा, अरे यार, ओ यार, तो यही सब होते रह जाएगा और फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो एट ए टाइम आपको माइंड शांत रखना होगा, तब आराम से होगा। नहीं तो डरोगे, इस तरीके से बनाओगे, माइंड ले जाओगे, तो वही होगा कि आता हुआ भी आप नहीं कर पाओगे। अब बाद में तो यार ये तो बहुत इजी था, मैं आराम से कर सकता था या कर सकती थी। यहाँ पर जो सर, आंसर था ए सी एंड एफ। हेलो। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बोलिए। सर, मैं एक चीज पूछ रही थी कि साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च और मेथड्स ऑफ रिसर्च बोथ आर डिफरेंट। साइंटिफिक मेथड्स, देखिए ऐसे तो जितने भी मेथड्स होते हैं, रिसर्च क्या होता है, साइंटिफिक ही होता है। तो मेथड्स ऑफ रिसर्च वो सारे साइंटिफिक ही हैं, तो सारे साइंटिफिक ही होते हैं। रिसर्च कोई भी साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक नहीं होता है, मतलब नॉन साइंटिफिक रिसर्च कोई भी नहीं होता है। तो सारे रिसर्च ही साइंटिफिक होते हैं। ठीक है। लेकिन सर, एक बार लास्ट टू लास्ट एग्जाम में ना रिसर्च की वो पूछे थे मेथड्स की, किन किन स्टेप में रिसर्च कंप्लीट होती है। फिर उससे नेक्स्ट बार के नेट एग्जाम में पूछा था कि साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स हैं उनको जो सही है उनका मैच करिए। तो इसका मतलब तो सर दोनों डिफरेंट डिफरेंट हुआ ना। उसमें ऑप्शन पे देखिए ना, ऑप्शन से आपको समझ में आ जाएगा साइंटिफिक का मतलब ही क्या है। साइंटिफिक उन्होंने डाल दिया बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। बाद बाकी आप रिसर्च का कोई भी पार्ट देखें तो रिसर्च में क्या होता है, साइंस का मतलब क्या होता है, तीन चीजें होती हैं। एनालिसिस होता है, फिर आपको उसको जांचना होता है, देखना होता है कि तथ्य और ये उसका तथ्य सही है या नहीं है, जो मतलब नॉलेज आप ले रहे हो, और फैक्ट्स जो हैं उसको आपको जांचना होता है। तो उस तरीके से जो चल रहा है, तो वो केवल थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो डाल रहे हैं। बाद बाकी साइंटिफिक और ऐसा कुछ भी ये नहीं है। और ऑप्शन देख करके आप आराम से साइंस के हेल्प से सोच लीजिए, उसमें उसमें कोई भी अलग ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। तो यहाँ पर जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट आ रहे हैं, रिसर्च मींस, रिसर्च मींस चैलेंजिंग द स्टेटस क्यू। तो ये आपको क्या है कि जो हिंदी देखे, यथास्थिति को चुनौती देना। तो चलिए, इसका आपको नहीं पता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यथास्थिति को चुनौती देना होता है या नहीं है, तो दूसरे पे हम लोग गए। रिसर्च इज ए इंडिया टू कलेक्ट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। तो सिर्फ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है क्या, ये जस्ट एक स्टेप्स है।
रिसर्च का मतलब ये नहीं होता है, रिसर्च का केवल एक स्टेप है कि आपको फैक्ट और सूचनाओं को एकत्र किया जाता है, लेकिन रिसर्च सिर्फ उसे एकत्र करना ही नहीं कहलाता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो बी जहां भी होगा वो हमारा हट जाएगा, तो ये हमारा खत्म हो गया। उसके बाद सी है, रिसर्च इज सिंथेसिस ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव प्रोसेस। हमने पढ़ा है कि रिसर्च जो होता है डिडक्टिव और इंडक्टिव होता है, सारे रिसर्चेज या तो डिडक्टिव होते हैं या इंडक्टिव भी होते हैं। तो इस बेसिस पर आप लोग क्या कहेंगे कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और रिसर्च मींस प्रूविंग वंस असर्शन एंड बिलीफ। प्रूफ करना मतलब प्रूफिंग के लिए, मतलब किसी के बिलीफ को या असर्शन को प्रूफ करने के लिए हम नहीं जाते हैं, हम जाते हैं, हम चेक करने के लिए जाते हैं कि वो सही है या नहीं है। ये मतलब कंफर्म होके नहीं जाते कि हमारे माइंड में रहता है कि उसको प्रूफ करना ही करना है। तो यहाँ दोनों में चीज में अंतर है। एक होती है हाइपोथेसिस, उसमें होता है कि हम अनुमान करते हैं और फिर उसे चेक करने जाते हैं कि क्या हमारी हाइपोथेसिस सही है या नहीं है। लेकिन प्रूविंग वंस जब भी लिखा रहेगा तो इसका मतलब है वो गलत मैसेज दे रहा है कि उसे हम प्रूफ करने के लिए कभी भी नहीं जाते हैं। तो दोनों में बहुत ही बारीकी अंतर है, वो आपको समझना होगा। रिसर्च इज ए केयरफुल रिव्यू ऑफ रिपोर्टेड स्टडीज। तो रिसर्च क्या है? केयरफुल रिव्यू ऑफ रिपोर्टेड स्टडीज। तो डी को भी हमें खत्म करना, तो देखिए यहाँ पे डी तो ऐसे किसी में प्रेजेंट ही नहीं था। रिसर्च इज ए केयरफुल रिव्यू ऑफ रिपोर्टेड स्टडीज। जो रिपोर्टेड स्टडीज हैं उनका केयरफुल क्या है? रिव्यू है। तो रिव्यू भी सिर्फ नहीं है, जो भी स्टडीज है उसका केवल रिव्यू करना है। रिव्यू जस्ट है कि अलग चीज हो गया कि आप एक पार्ट मान सकते हो कि रिसर्च का, लेकिन रिव्यू तो मतलब बहुत ही नॉर्मल, आप उससे आगे बढ़ते हो जो भी रिसर्च होता है, तो रिव्यू सिर्फ आप नहीं कह सकते हो। और रिसर्च इज ए क्रिटिकल एंड पैशनेट सर्च फॉर नॉलेज। ये नहीं हो जाएगा हमारा, ई नहीं होगा, तो ई जहाँ है वो भी कैंसिल। तो ये दोनों में हमारा मेनली कंफ्यूजन था, ए और एफ था और सी ई था। तो सी आपका क्या हो गया? होना चाहिए, तो यहाँ सी हो गया, और ई नहीं होना चाहिए तो ये नहीं हुआ। तो देखिए आप अगर सी भी पता है तो उसके हेल्प से भी आप सेकंड ऑप्शन कर सकते हो, ए सेकंड और फोर में। तो सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा अगर पता है उसके हेल्प से आप आराम से शांत दिमाग से रहोगे तो आराम से सही कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है, in the list of statements given below which of term offer a suitable definition of research। इनमें से रिसर्च का सुटेबल डेफिनेशन कौन कौन दे रहा है हमारा? तो रिसर्च मीन्स रिपीटेड सर्च, ये हमने बोला था, बिल्कुल ये गिवन है, तो लिटरल मीनिंग ही है उसका। तो यहाँ पे रिपीटेड सर्च है, और उसके बाद आपका ए सही हो जाएगा। और एफ, रिसर्च मीन्स ड्राइंग ए सैंपल फ्रॉम ए डिफाइंड पॉपुलेशन। तो एक ही डिफाइंड पॉपुलेशन के ऊपर हम रिसर्च को करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई भी ले सकते हैं, कोई डिफाइंड पॉपुलेशन होता है उसी के ऊपर हमेशा आप सैंपल बनाते हो और रिसर्च करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एफ वाला तो यहाँ पे दोनों ही खत्म हो जाएगा हमारा। और ए वाला होगा तो ए यहाँ पर इसमें है और इसमें नहीं है। तो देखिए सिर्फ एक दो ऑप्शन देख करके, दो ऑप्शन भी पता है आपको, तो उससे आप आंसर कर सकते हो। रिसर्च इज बेसिकली एन आंसर टू ए क्वेश्चन। सभी को हम लोग देख लेते हैं वैसे। रिसर्च इज बेसिकली एन आंसर टू ए क्वेश्चन। तो किसी क्वेश्चन का एक आंसर है, तो ये आप क्या कह सकते हो? बिल्कुल किसी आप एक पहले पूछते हो, हाइपोथेसिस करते हो, उसी का फिर आंसर फाइंड करते हो कि क्या वो सही है या नहीं। रिसर्च प्रोवाइड्स एन ऑथेंटिक सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम का ऑथेंटिक सॉल्यूशन हमें गिव करता है, देता है, बिल्कुल ऑथेंटिक होता है। और ये ऑथेंटिसिटी ही बता रहा है कि ये साइंटिफिक होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो रिसर्च का मतलब ही है कि साइंस होगा ही होगा, साइंटिफिक होना ही होना है। कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं है जो कि साइंटिफिक नहीं हो, उसमें आपको देखना होता है, मतलब कुछ भी बोलना वो रिसर्च नहीं कहलाता है। उसका कोई ना कोई आप एनालिसिस करते हो, क्लूज ढूंढते हो, उसके फैक्ट्स ढूंढते हो, तो उसे आप रिसर्च करते हो। यानी कि रिसर्च ऑलवेज साइंटिफिक ही होता है। रिसर्च इज एन एंडेवर टू प्रूव वंस हाइपोथेसिस। किसी के तो ये तो अभी हमने कहा कि प्रूफ करना हाइपोथेसिस को, ये नहीं चेक करना कहा जाएगा तब सही होगा। प्रूफ करना हाइपोथेसिस को ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। दोनों में ध्यान रखिएगा। कहा होगा टू प्रूफ वंस हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, टू चेक वंस हाइपोथेसिस इज करेक्ट। तो दोनों में
आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। केवल वर्डिंग्स के थोड़े से अंतर हैं और उससे आपको सही गलत करना होगा। इसके बाद हमारा आता है जो सबसे लास्ट है, पॉजिटिव, सॉरी लास्ट नहीं है, नेक्स्ट जो है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म और वेरिएबल्स। तो सबसे पहले पॉजिटिविज्म पढ़ते हैं और पोस्ट पॉजिटिविज्म किसे कहते हैं। तो पॉजिटिविज्म इज जस्ट, किसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिविज्म सर का। हाँ हेलो सर, मैंने सर चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन डाला है सर, कम्युनिकेशन का, प्लीज सर उसको एक बार देख लीजिए। कहाँ डाला है क्वेश्चन आपने? चैट बॉक्स में है सर, सबसे लास्ट में सर देखेंगे तो। इसे आप बाद में पूछ लीजिएगा, अभी हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं ना, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है और उसमें फिर जाएंगे तो फिर 5 मिनट उसमें चला जाएगा। मुझसे आप पर्सनल ओके पूछ सर, लीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड वेरिएबल्स। तो पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है हमारा? पॉजिटिविज्म का मतलब है कि कोई भी एक नॉलेज, एक ऐसा पॉइंट जो कि आपको पहले पता है, जैसे कि आप चल रहे थे, पहले क्या था, सबसे पहले कि हम लोग भगवान और ईश्वर और इन चीजों के ऊपर ही सबसे ज्यादा बिलीव करते थे, तो इसे थियोलिज्म कहा जाता था कि उन्हीं के आधार पर सारी चीजें की जो करने वाला है भगवान है और सारी चीजें वही है, कोई एक पराशक्ति जिसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास रहती थी और वही सब कुछ करने वाला है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से जो मान्यता होती थी वो थियोलिज्म कहलाता था। लेकिन उसके बाद एक पॉजिटिविज्म आया जो कि मेनली आपको कह सकते हैं इसका शुरुआत किस साइड हुआ, वेस्टर्न साइड में हुआ। वहां पे उन्होंने उसको ऑब्जेक्ट करना शुरू किया कि नहीं, ये एक साइंस है, हर चीज जो घटना घट रही है वो एक साइंस है, उसके पीछे एक प्रिंसिपल है, एक लॉ है और उसके आधार पर ये सारी चीजें वर्क कर रही हैं। तो उसके बेसिस पे ये जो वर्ड आया प्रत्यक्षवाद, जो आपके सामने घटना घट रही है वो उसे आप प्रूफ कर सकते हो, उसे आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर एक टर्म है कि आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या है, कैसे है और किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीजें जब हम मतलब हर चीज साइंटिफिकली हम उसे बता सकते हैं और यहाँ पर जो यूज किया जाता है क्वांटिटिवली, यानी कि हम क्वांटिटिवली हर चीज को व्यक्त कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर स्टार्ट हुआ पॉजिटिविज्म में। तो एक मिनट जस्ट, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो हमारा पॉजिटिविज्म है वो क्या है कि आप जो भी जान रहे हो, जो भी मतलब एक नया आया कि जो भी हम जान रहे हैं उसके पीछे एक साइंस है, उसके पीछे एक लॉ है और उसे हम क्वांटिटिवली जान सकते हैं, यानी हर चीज को आप क्वांटिटिवली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये पहले पॉजिटिविज्म आया, लेकिन उसके बाद फिर अगेन दूसरा कॉन्सेप्ट आया जिसे क्या कहा गया, पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म ऐसा है कि अब लोगों ने नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है, हर एक चीज को आप क्वांटिटेटिवली मेजर कर ही सकते हो। तो वहां पर जो बात आई जैसे कि जो उसकी क्वालिटी है या फिर कोई अच्छा है या कोई बुरा है, तो कितना बुरा है कितना अच्छा है, या फिर कोई भी घटना घट रही है तो क्यों घट रही है, उसका पूरा पूरी आप क्वांटिटिवली ही और या साइंटिफिकली आप आंसर नहीं दे सकते हो। तो सिर्फ वही एक रियलिटी नहीं है। तो उसके बाद जो न्यू कॉन्सेप्ट बनकर आया उसे हम लोग कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। यानी कि पॉजिटिविज्म पहले आया, पॉजिटिविज्म जो कि थियोलॉजी कॉन्सेप्ट को ये किया, थियोलिज्म को रोका, और उसके बाद पॉजिटिविज्म के अपोजिट में फिर कौन सा कॉन्सेप्ट आया, पोस्ट पॉजिटिविज्म। यानी कि सिर्फ पॉजिटिविज्म ही नहीं है, थियोलॉजिज्म वाला भी कॉन्सेप्ट अपने हद तक कहीं कहीं सही था। तो दोनों में, लेकिन साइंटिफिकली दोनों उस चीज को भी ऑब्जर्व करने की जो बात आई, तो वो जो अभी चल रहा है वो क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो ये सारी चीजें हैं सिंगल रियलिटी, हाउएवर दे एक्नॉलेज दैट रियलिटी कैन नेवर बी फुल्ली नोन, यानी कि जो रियलिटी है उसे आप पूरी तरीके से अपने सेंसरी ऑर्गन या इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन के कारण
समझ नहीं सकते हो। जो अप्रत्यक्ष है उसको प्रत्यक्ष के हेल्प से पूर्णतः समझा नहीं जा सकता है, तो सिर्फ साइंस के हेल्प से या सिर्फ आपको डिफरेंट डिफरेंट इंक्वायरी के हेल्प से। तो ये बात यहाँ पे कही गई। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो अभी यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च की बात क्यों हम लोग कर रहे हैं कि जो पॉजिटिविज्म होता है वो क्वांटिटी के उससे रिलेटेड होता है, और पोस्ट पॉजिटिविज्म जो होता है वो क्वालिटी से रिलेटेड होता है। तो ये इसका क्वालिटी से इसका संबंध होता है, इसका क्वांटिटी से संबंध होता है। तो क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो, क्वालिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग करवाता है। तो इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। और जो भी क्वांटिटेटिव, अगर आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में से बेहतर एक्यूरेट किसे बताया गया, एक्यूरेसी किसकी कही गई है, तो इसका आंसर आप क्या करोगे, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? दोनों में बेहतर एक्यूरेट कौन सा है हमारा? क्वांटिटिव। तो देखिए, कभी भी एक्यूरेसी की बात आएगी, एक्यूरेसी यहाँ पे यही बात एक समझना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे भी समझ में आ रहा था कि आप यही आंसर दोगे। एक्यूरेसी जो होती है वह क्वालिटेटिव की ज्यादा होती है। अब ये चीज समझ आप कैसे सकते हैं, इसे ऐसे समझिए कि आपको जैसे क्या कहते हैं, कोई आपने फोन खरीदा और उसके बाद उस फोन का आप रिव्यू दे रहे हो, तो आप दो तरीके से रिव्यू देते हो। एक रिव्यू देते हो कि स्टार में देते हो कि हाँ इतना स्टार है, और एक आप देते हो कि वर्बल लिख करके देते हो कि हाँ इसमें ये सही है, ये सही है, वो सही है। तो ओवरऑल जो कंपनी होती है उसे एक्यूरेटली अपने सिस्टम का, अपने मोबाइल का ज्यादा बेहतर जो डेफिनेशन समझ में आता है, जो ज्यादा बेहतर उसके बारे में समझ में आता है, वो किसके हेल्प से समझ में आता है, वह उसके जो आप रिव्यू लिख कर देते हो। हाँ, क्वांटिटेटिवली ये है कि 3.5 स्टार है या 4 स्टार है, लेकिन उससे उसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं होता है। क्लियरिटी जो मिलती है, उसकी क्लैरिटी जो है वह बल्कि वो बहुत डिफिकल्ट होता है क्लैरिटी करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आते हैं। तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस इसलिए हमेशा ही काफी डिफिकल्ट कहला जाता है, और उस पर बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है सारी बातों को ऑब्जर्व, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ी होने की चांसेस काफी ज्यादा होती हैं। तो ये आप जरूर कह सकते हो कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इजी अप्रोच होता है, और क्वालिटेटिव जो होता है हार्ड अप्रोच होता है, उसे समझना मुश्किल होता है। क्वांटिटेटिव को समझना आसान होता है, लेकिन एक्यूरेसी की अगर बात की जाएगी तो क्वालिटेटिव ज्यादा एक्यूरेट देता है क्वांटिटेटिवली के रेस्पेक्ट में। तो ये चीज हमें समझना होगा। टाइम किस में ज्यादा लगता है, तो फिर उल्टा हो जाएगा कि क्वांटिटेटिव में आराम से टाइम बहुत कम लगेगा, आराम से आप कहीं भी जाओ किसी के बीच में दे दो, मार्किंग वो कर देंगे। क्वालिटेटिव के लिए आपको हर एक से बात करना होगा, पूछना होगा उसके बारे में, उसके रिव्यू लेने होंगे, तो क्वालिटेटिव टाइम टेकिंग है। तो इस तरीके से आपको इसे समझना होगा और इसके ऊपर आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो यहाँ पे इसलिए डाल दिया गया ताकि आपको एक नॉर्मल उसके बारे में फील आ जाए। तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि पिक्चर की साइज क्या है। एक ही पिक्चर के बारे में जब बात किया जा रहा है तो पिक्चर की साइज क्या है, फ्रेम की साइज क्या है, वेट क्या है, सरफेस एरिया क्या है, कॉस्ट क्या है, ये सारी चीजें क्वांटिटेटिव डाटा कहलाएगा। क्वालिटेटिव डाटा की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें है ब्लू ग्रीन कलर गोल्ड फ्रेम है, स्मेल्स ओल्ड एंड मस्टी, यानी कि थोड़ा सा महक रहा है, यानी कि कुछ बहुत पुराना हो चुका है। और टेक्सचर शोज ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ ऑयल पेंट, यानी कि ऑयल पेंटिंग, ऑयल पेंट का यूज किया गया है इसे बनाने में। पीसफुल सीन ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो सीन है वो क्या है, पीसफुल है, वो देखकर, क्योंकि ग्रीनरी है, ज्यादा कुछ इसमें दिख नहीं रहा है, तो यानी कि पीसफुल सिचुएशन दिख रही है। और मास्टरफुल ब्रश स्ट्रोक्स, यानी कि काफी बेहतर तरीके से उसने उसे पेंट किया है। तो ये सारी चीजें क्या है इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस, और ये सारी चीजें क्या है क्वांटिटेटिव। तो एक्यूरेटली अगर हमें पिक्चर को समझना है तो वो किसके हेल्प से
समझ सकते हैं क्वालिटेटिव। यहाँ से केवल उसका साइज और ये सारी चीजें पता चलेंगे, इससे आप उसके बारे में एक्यूरेटली उसका नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो एक्यूरेसी क्यों इसमें बेहतर है वह आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो अवॉइड्स पोस्टिविस्ट एजम्पशन एंड डाटा एनालिसिस। तो अब आपको यहाँ पे देखना है इन चारों में कि कौन सा फीचर जो है क्वालिटेटिव रिसर्च को शो करता है, मेन फीचर कौन से हैं, इन चारों में आपको बताना है। Avoid positivist assumption and data analysis, subscribe to pre-existing categories, collect data in numerical form, uses empirical method of data analysis. तो देखिए एम्पेरिकल मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस ये हो गया आपका क्या कि आप उसके ऊपर डाटा जैसे ही आ जाता है तो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च तो नहीं होगी, डाटा की बात ही नहीं होती है उसमें। उससे यूजेस एम्पेरिकल मेथड, और एम्पेरिकल मेथड भी क्या होता है अभी तो आपको नहीं शायद पता एम्पेरिकल, या हमने थोड़ा सा इस पे चर्चा शायद किया था कल। तो एम्पेरिकल मेथड क्या होता है, यह भी आपको होता है इस पर जो डाटा है उसके हेल्प से उसके पूरे डाटा को प्रैक्टिकली जांच करना कि क्या क्या है डाटा, उसके हिसाब से क्या हम आउटपुट निकाल सकते हैं। यानी ये सारे जो डाटा है उसके हेल्प से क्या हम निकाल सकते हैं, इसे पूरा जो प्रैक्टिकल मेथड है वो इंपेरिकल मेथड था। कलेक्ट्स डाटा इन, तो ये जो इंपेरिकल मेथड का यूज भी इसमें किया जाता है, तो डाटा एनालिसिस के ऊपर नहीं किया जाता है, वो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके ऊपर किया जाता है। तो वो चीजें भी हमको समझनी होगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये डाटा वर्ड आते ही ये खत्म है। कलेक्ट डाटा बिल्कुल ही नहीं, डाटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म, डाटा कलेक्ट करते हैं लेकिन न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं करते हैं, तो ये न्यूमेरिकल के कारण ये गड़बड़ हो गया। सब्सक्राइब टू प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरीज, यानी कि पहले से डिफरेंट डिफरेंट जो हम लोग सब्सक्राइब ये हो रहे हैं, मतलब पहले से क्या कैटेगरीज है उस वो उसके मेन है, तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरीज पहले क्या कैटेगरी थी उसके बारे में तो ये कुछ क्लियर ऑप्शन ही नहीं है, इस ऑप्शन में कुछ क्लियरिफिकेशन ही नहीं है कि ये किस चीज की बातें कर रहा है। तो यहाँ पर इस चीज को हम ऐसे ही मतलब ये बहुत हल्का हो गया। तो अदर हम लोग देखेंगे अवॉइड पॉजिटिविस्ट एजम्पशन एंड डाटा एनालिसिस। तो अवॉइड यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि पॉजिटिविस्ट और एजम्पशन और डाटा एनालिसिस दोनों को हम लोग अवॉइड करते हैं। तो बिल्कुल जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें हम डाटा एनालिसिस और पॉजिटिविस्ट भी क्या था अभी हमने बात किया था क्वांटिटेटिव, तो पॉजिटिविस्ट और डाटा एनालिसिस दोनों को ही अवॉइड करते हैं किसके केस में, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट वन। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इन चीजों का और किस तरीके से इसे हम लोग कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अवॉइड लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखें, अवॉइड पॉजिटिविस्ट एंड डाटा एनालिसिस। ये तो कुछ क्लियर ही नहीं है तो इसमें तो फंसे ही नहीं, ये कुछ भी क्लियर ऑप्शन नहीं है इसका। Which one of the following is the main feature of the qualitative research? क्वालिटेटिव रिसर्च का, अच्छा ये तो हो गया ना हमारा, सॉरी ये तो हो गया। Empirical research in social sciences is associated with, empirical research in social sciences is associated with, तो देखिए अब उसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब वर्ड एम्पेरिकल आपको बता दिया गया है तो आप उससे बताने की कोशिश करें, अब आप उससे बता सकते हैं। और ये वर्ड ही आपको केवल पता होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये वर्ड में ही घुमाने की कोशिश करते हैं, बाद बाकी आपको पता है सारी चीजें। इम्पेरिकल अभी तो हमने बात किया, इम्पेरिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी कि डाटा एनालिसिस उनसे रिलेटेड होता है। तो एम्पेरिकल जो है पूरा प्रैक्टिकल जो हम लोग चल रहे हैं कर रहे हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो एम्पेरिकल की जब भी बात आएगी तो वो क्वांटिटेटिव वाले के साइड में आंसर जाएगा, यानी कि
जो पॉजिटिव वेस्ट है, क्वांटिटेटिव से क्या रिलेटेड है, पॉजिटिव वेस्ट। तो एम्पेरिकल जब भी आपको आएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वेस्ट फिलॉसफी। और इसके अलावा जो हिस्टोरिकल है या रिलीजियस है या फिक्शनल है, ये तो बिल्कुल ही आप इसे खत्म कर सकते हो, पता नहीं आप इसमें क्यों फंस रहे हो। एम्पेरिकल का मतलब सीधा सीधा होता है, आपको पूरी तरीके से साइंटिफिकली जो रिसर्च आप कर रहे हो प्रैक्टिकली डाटा के आधार पे, वो पूरा एम्पेरिकल रिसर्च के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज ध्यान रखिए। और वो चीज किस में आ जाती है, पॉजिटिविस्ट फिलोसफी, अभी हमने पढ़ा था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है वह है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमें किसे कहते हैं, तो वेरिएबल्स उसे कहते हैं जिसका वैल्यू टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होते रहता है। या किसी वेरिएबल जो उसे कहते हैं जिसका समय के साथ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, जैसे कि अभी उसका वैल्यू 10 है, बाद में उसका वैल्यू 15 हो जाएगा या फिर 18 हो जाएगा, यानी लेकिन एक रूल के साथ, एक रूल के साथ वह टाइम के साथ क्या करता है, चेंज होते रहता है। तो अब मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उसे मेजर तो किया जा सकता है, लेकिन वह क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। उसे आप माप सकते हो कि वह कितना है, लेकिन वह एक फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, चेंज हो रही है। तो जैसे ग्रुप टू ग्रुप चेंज हो रही है, या पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है, या विद इन वन पर्सन ओवर टाइम चेंज हो रहा है। यानी कि एक ही पर्सन का, जैसे कि आपका आज जो आपके क्या कह सकते हैं लंबाई आज जो होगी, एक 10 साल का बच्चे में आपकी जो लंबाई होगी, आज जो लंबाई होगी, तो उनमें डिफरेंस आ चुका था। यानी कि एक ही पर्सन में टाइम के साथ लंबाई में क्या आ गई, डिफरेंस आ गई। तो ये जो लंबाई हो गई आपके लिए क्या हो गई, वेरिएबल हो गई। जो लेंथ हो गई आपकी, हाइट ऑफ द बॉडी, वो क्या हो गई, वेरिएबल हो गई। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक, जो भी वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसे आप क्या कहते हो, वेरिएबल कहते हो। अब वेरिएबल के कई टाइप होते हैं। तो जैसे कि आप सो रहे हो और उसका परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो कि टेस्ट पर परफॉर्मेंस कितना आता है, यानी कि आप जितना अच्छा सोते हो उससे टेस्ट कितना बढ़िया जा रहा है आपका। तो जो सो रहे हो आप, कोई 6 घंटा सोएगा, कोई 2 घंटा सोएगा, कोई 7 घंटा सोएगा, उसके बेसिस पे उसका स्कोर किसी का अच्छा या किसी का बुरा आया, जो भी आया, तो एक के कारण दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। और दोनों वैसे यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। और एक के कारण अगर दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो जिसके कारण पड़ रहा है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जिस पर पड़ रहा है उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपके हैंड में, अब एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो कह रहे हैं, जो आप जिसका यूज कर रहे हो, जिसके यूज से आप किसी दूसरे चीज को चेक करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या देख रहे हो कि 4 बच्चे हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम सोते हैं, तो उससे उनका फिर आप क्या चेक किए कि मार्क्स कितने आए। तो आपने देखा कि जितना सोता है उसके हिसाब से मार्क्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। तो इस चीज को बताना यहाँ पर जो आपके जिसके हेल्प से आप बता रहे हो, वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिसमें आप परिवर्तन बता रहे हो वह डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन है कि इन दोनों वेरिएबल में कौन सा वेरिएबल जो होता है वह हमारे कंट्रोल में होता है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा वेरिएबल हमारे कंट्रोल में होता है। सर इंडिपेंडेंट। चलिए बढ़िया है, आप सोच पा रहे हैं। और जो नहीं सोच पाए वो तो आप सोचिए, इसको फैक्चुअल सोचिए, फैक्ट के साथ सोचिए, अपने प्रेजेंट टाइम से जोड़कर सोचिए, तभी ये रिसर्च यही होती है। आप सोना कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो किसी स्टूडेंट का, उसका स्कोर कितना आ रहा है उस पर आपका कोई असर ये नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा रिसर्चर के हाथ में होता है कि आप बढ़ा दो उसे, घटा दो, और उसके बेसिस पर आप उसका प्रभाव देख रहे हो डिपेंडेंट पर। तो डिपेंडेंट आपके कंट्रोल से क्या होता है, बाहर होता है। आप उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, आप सिर्फ इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो ये सारे छोटी छोटी चीजें हैं।
और जैसे यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या क्या है, जैसे r है और y है और x है, यानी जिसे आप परपेंडिकुलर इसे आप कहते हो, इसे आप बेस कहते हो, इसे हाइपोटेन्यूज कहते हो। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये दोनों यहाँ पे x और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसके बेसिस पर जो हमारा है हाइपोटेन्यूज चेंज करता है ऑटोमेटिकली। तो इन दोनों के हेल्प से ही आप क्या निकालते हो, हाइपोटेन्यूज, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x और y का वैल्यू क्या है आपका, इंडिपेंडेंट, जबकि r का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y दोनों के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जितना x होगा जितना y होगा उसके हिसाब से ही r आएगा। तो यहाँ पर x और y क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट, और r क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। तो x और y का वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, लेकिन y का वैल्यू जो हाइपोटेन्यूज है वह आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसका वो आपके हाथ में नहीं है, वो जो आना होगा वही आएगा, जो उस रूल के हिसाब से आना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पर इसके फॉर्मूले मतलब टोटल डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसे आप पढ़ सकते हैं। रिसर्चर हैज कंट्रोल ओवर, यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। कंट्रोल में इन्वॉल्व मैनिपुलेटिंग एग्जिस्ट वेरिएबल्स। तो कंट्रोल क्या कर सकता है कि आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो, आप उसमें न्यू वेरिएबल्स और इंट्रोड्यूस भी इवन कर सकते हो, जो आपको लग रहा है कि ये इंडिपेंडेंट और वेरिएबल है तो उसे भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो विल हैव सम इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसके ऊपर इफेक्ट करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल को नाम ही है कि वह किस पर आश्रित है, यानी कि डिपेंडेंट, यानी कि वो किस पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट के ऊपर। इंडिपेंडेंट जैसे चेंज होगा वैसे वैसे वो चेंज होता है। अब यहाँ पे एक सैंपल लिया गया, वही चीज है, इस चीज को उसी को स्टूडेंट इसको लो मार्क्स, जो सिर्फ 2 घंटे के लिए सोए, जो 4 घंटे के लिए सोए वो एवरेज मार्क्स लाए, जो 8 घंटे के लिए सोए वो हाईएस्ट मार्क्स लेकर आए। अभी आप नॉर्मल अभी आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, परेशान हो रहे होगे और 2-3 घंटे में सो रहे होगे, तो देखिए उल्टा हो जाएगा, स्कोर और लो हो जाएगा। तो हम जिस चीज के लिए जा रहे हैं वही चीज है, क्योंकि हमारा क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि माइंड वर्क नहीं कर पाएगा, प्रोसेस नहीं कर पाएगा सही से, तो समस्याएं पैदा हो जाएंगी। जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होगा, नंबर ऑफ स्लीपिंग टाइम, और उसके कारण जो उसके स्कोर्स आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरीके से आप इन चीजों को देख सकते हो। यहाँ पर भी है, ये एक्चुअली किस चीज का उदाहरण दिया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि आपको दवाइयों का किया जाता है रिसर्च, तो उसमें यही देखा जाता है कि इसको एक गोली दिया, इसको इस तरीके से वो अपना पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर देखते हैं कि व्यक्ति के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें रिसर्च का एक पार्ट है। तो नंबर ऑफ जो आप पिल्स देते हो, गोलियां देते हो, वो आपके कंट्रोल में होता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट ह्यूमन के ऊपर आना है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो वो आप फिर चेक करते हो, तो ह्यूमन पे जो इफेक्ट, जिस भी इफेक्ट को देख रहे हो, चाहे लंग्स कंट्रोल या हार्ट कंट्रोल, जो भी देख रहे हो वो आपका डिपेंडेंट हो गया, और नंबर ऑफ पिल्स क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन आएगा आपको इस तरीके से सोचना है। तो ज्यादा नींद भी समस्या का रखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लो कम ही नींद, ज्यादा ज्यादा नींद भी आ रही है तो इसका मतलब वो भी टेंशन में क्या होता है ना, आदमी एक बिल्कुल टेंशन छोड़ने के लिए क्या करता है कि नींद ज्यादा सोना शुरू करता है, कि टेंशन हुआ बस सो जाओ, टेंशन हुआ बस सो जाओ। तो ये भी एक उपाय नहीं है। हमें सब चीज को कंट्रोल, बैलेंस, इसे कहते हैं ना सम अवस्था। योग का मतलब क्या होता है, सम अवस्था, ना ज्यादा ना कम, बीच में। और यही इसलिए इतना डिफिकल्ट होता है। तो डोंट वरी, लेकिन परेशान होने से इससे आप बाहर नहीं निकल पाओगे। आप आराम से एनालिसिस कीजिए और धीरे धीरे बाहर निकलिए। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल हम किसे कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हम उसे कहते हैं जो कि इंडिपेंडेंट के ऊपर आश्रित है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें सारी चीजें वही लिखी हुई हैं जो मैंने बोल चुका हूँ ऑलरेडी। और यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन, द डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट। तो अपने आप नहीं चेंज होगा कभी भी डिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट को जब आप चेंज करेंगे तब वो चेंज होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि ये कितना हिला रहा है,
ये इस धागे को, उस हिसाब से इसका बैलेंस बना रहेगा। तो इसका मूवमेंट करना इसके हाथों द्वारा वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके ऊपर इसका बैलेंस क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरीके से आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखिए हर जगह इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट अलग अलग तरीके से आ रहा है। अब एक वेरिएबल आ रहा है न्यू, वह इसे कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, या इसे अंतराल चर भी आप कहते हो। बिल्कुल सही बात है। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स जो हैं वो क्या है, हमारे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स जो हैं वह वैसे वेरिएबल्स हैं, जैसे कि कहने का क्या मतलब है कि आप चेक कर रहे हो कि नींद का स्टूडेंट के ऊपर क्या असर हो रहा है, लेकिन उस बीच में स्टूडेंट कुछ और यूज भी कर रहा होगा। सिर्फ नींद का आपने तो चेक किया कि नींद के कारण क्या यूज हुआ, लेकिन मान लीजिए कि उस बीच में जो अच्छा स्टूडेंट था उसका भी मतलब क्या कहते हैं वो क्या कर यहाँ एग्जाम्पल में, चलिए इस एग्जाम्पल को भी छोड़ते हैं, दूसरे पे आते हैं। जैसे हम फैन ऑन कर रहे हैं, तो अगर हम स्विच दबाएं तो फैन चलना शुरू हो जाता है। तो स्विच दबाने से फैन चालू हो गया, तो स्विच दबाना हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और फैन का चलना डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन इस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में और भी कई चीजें हमारी क्या आती हैं, आ जाती हैं। जैसे कि बिजली का होना, अगर बिजली होगा तभी हमारा क्या करते हैं फैन चलेगा, अगर बिजली नहीं होगी तो फैन नहीं चलेगी, चाहे आप स्विच दबाओ या ना दबाओ कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि एक कुछ ऐसे भी वेरिएबल बीच में आ जाते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, जो उसे क्या करते हैं, उस प्रोसेस को पूरा करने में, कंप्लीट आपको करने में क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। यानी कि वो प्रोसेस उनके बिना कंप्लीट नहीं हो पाता। आप देख तो जरूर रहे हो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, लेकिन वो उसके बीच में ऑटोमेटिकली घटित हो रहा है। तो वे अमूर्त प्रक्रिया को उल्लेख करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य नहीं है, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होता है उन दोनों को जोड़ने का काम ये करती है। अब जैसे यहाँ पे पॉवर्टी और शॉर्टर लॉन्गेविटी, यानी कि जो गरीब होता है उसकी जीवन कम होती है। मान लीजिए ये हमने रिलेशन निकाला, जो जितना गरीब है वो उतना कम दिन जिएगा। तो उसमें अब ये आपने रिजल्ट तो निकाला, लेकिन उसके बीच में क्या इंटरवीनिंग मिलेगा कि लैक ऑफ, किसके कारण, क्यों ऐसा हो रहा है, तो हेल्थ केयर की कमी के कारण हो रहा है या फिर किसी और के कारण हो रहा है। तो वो सारे वेरिएबल्स अदर क्या आ जाएंगे, इंटरवीनिंग वेरिएबल, यानी कि वो वहां से वहां तक पहुंचने के बीच में इसी के माध्यम से एक्चुअली हमने क्या कहते हैं वो रिजल्ट निकल पा रहा है। लेकिन हमने चेक किया पॉवर्टी को और शॉर्टर लॉन्गेविटी को, लेकिन बीच में जो उसके किसके कारण और उसमें जो हस्तक्षेप और किसका है, तो हेल्थ केयर का है, तो वो उस तरीके से हमारा जा रहा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो यहाँ पर दो वेरिएबल में थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है, एक इंटरवीनिंग वेरिएबल है, एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल जो होता है वह हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जोड़ने का काम करता है, लेकिन जो एक्सट्रानियस वेरिएबल होते हैं उनको जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, उनका बाहर से इन्फ्लुएंस आता है। यानी कि आप उसके कारण आपका जो पूरा प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, उसमें क्या आ रही है, समस्याएं आ रही हैं। आपको वो करने में क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट तक पहुंचने में आपको हेल्प नहीं कर रहा है, इवन आपको उसमें क्या कर रहा है, वो अपना इफेक्ट अलग रूप से डाल रहा है। तो इन सारे उसको आप क्या कहते हो, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो इन्हें हमें कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है कि हम, अब जैसे अभी टीचिंग चल रही है और टीचिंग प्रोसीजर चल रहा है, तो रूम टेम्परेचर अगर वहां पर क्या हो रहा है, वह भी एक आपको इफेक्ट करेगा टीचिंग कैसा हो रहा है। लेकिन हम तो उसे मेजर नहीं कर रहे हैं, उसे ना ही हम देख रहे हैं। तो वो जो चीज हमारा रूम टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है टीचिंग के ऊपर, तो उसमें आपका क्या हो गया कि यह एक ऐसा वेरिएबल है जो बाहर से इंडिपेंडेंटली आपके पूरे प्रोसेस के ऊपर क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। नॉइज हो सकता है, टी कॉफी हो सकती है, टाइम ऑफ डे हो सकता है। तो टाइम ऑफ डे का मतलब कि अलग जो कैफीन है और नंबर ऑफ वर्ड्स रिकॉल्ड, यानी कि आप कैफीन
कोई ले रहा है तो उससे नंबर ऑफ वर्ड्स रिकॉर्ड कितना हो पा रहा है, तो उसमें ये हम मेजर करने जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम आप लगा रहे हो, नंबर ऑफ वर्ड्स आप रिकॉल कर लिए लेकिन बहुत ज्यादा टाइम में आप कर पा रहे हो, तो टाइम ऑफ डे आप कितना टाइम पीरियड लिए, ये सारी चीजें क्या हो गई, वो हम शायद काउंट नहीं किए, वो हम मेजर नहीं किए, तो ये एक्स्ट्रा क्या हो गया, इनका इन्फ्लुएंस हो गया। तो इंडिपेंडेंटली ये इन्फ्लुएंस होती है। तो ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है, एक्चुअल में इंडिपेंडेंट होता है, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या करता है, असर करता है। So these are those factors in research environment which may have effect on dependent variables but which are not controlled, जो कंट्रोल्ड नहीं होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर लगातार अपना इफेक्ट करते रहते हैं। तो इससे ये बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि ये आपके रिजल्ट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दोनों में एक्सट्रेनियस और दूसरा इंटरवीनिंग वेरिएबल, दोनों को आप समझ पा रहे हो, कोई समस्या तो दोनों में नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। सर इंटरवेनिंग एक बार फिर से बता दीजिए। इंटरवीनिंग वेरिएबल उसे कहते हैं जो इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट तक पहुंचने में ऑटो आपको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच का को रिलेशन है, एक तरह से उन दोनों को रिलेट कर रहा है। इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करने में हेल्प कर रहा है। तो उसी में जैसे हमने बोला कि बिजली है, तो बिजली अगर जो है वह स्विच ऑन करने से पंखा चली, स्विच ऑफ करने से पंखा बंद हो गई, लेकिन क्या सिर्फ स्विच ऑन करना से ही ये चली है, नहीं, उसके बीच में पूरा प्रोसेस में हेल्पफुल क्या हुआ, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जोड़ने में हमारी बिजली है तो वो चलेगी, नहीं है तो नहीं चलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि वह हमारा उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो दोनों को लिंक किए हुए है। तो ये है, और ये क्या है, बाहर से इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसका हमारे रिसर्च से कोई मतलब नहीं था, लेकिन बाहर से ये इन्फ्लुएंशियल है, तो ये हमारे लिए डेंजरस होता है। तो इस तरीके से आप इन दोनों को समझ सकते हो, और दोनों ही अब क्लियर होंगे मेरे ख्याल से। सर इसको हम वायर की मोटाई से ले सकते हैं, एक्सटर्नियस को, और इंटरवीनियस को इलेक्ट्रिसिटी से ले लिया, और एक्सटर्नियस को वायर की थिकनेस से ले सकते हैं। एक्सट्रेनियस को वायर की थिकनेस से नहीं लेंगे, एक्सट्रेनियस को लेंगे कि बाहर से कुछ मतलब ऐसा कुछ आ गया, जैसे अभी हाँ, एक मिनट, जो हमारी बिजली चल रही है उसमें अचानक से आपने तार कट कर दिया, या फिर हीट इतनी बढ़ गई कि तार क्या हो गया, गलना शुरू हो गया, तो ये सारी क्या हो जाएंगे, आपके एक्सट्रेनियस इफेक्ट हो जाएंगे। हाँ वही कहना चाह रहा था सर, पतली वायर होगी तो जल्दी जल जाएगी। तो ये है कि बाहर से इफेक्ट कर रहा है। ओवरऑल क्या है ना कि इनके बीच में अगर आ रहा है, और ये इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट के बीच में आ रहा है, और जो सारी चीज इन्फ्लुएंस इनके बीच में है, तो वो आपको कहलाएगी इंटरवीनिंग। और अगर इनके बीच में नहीं आके बाहर से इसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट के ऊपर, तो वो कहलाती है एक्सट्रेनियस। तो अब आपको ये सोचना होगा कि उनके बीच क्या है, उनका सहयोगी है या फिर उनको बाहर से आके इफेक्ट कर रहा है। ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आप ये चीज क्लियर होगा तो ये आप सही आंसर कर पाओगे। अब हमारा था कंट्रोल वेरिएबल। एग्जाम्पल तो हमने दिया, एग्जाम्पल यही है कि आप अगर पंखा चला रहे हो तो पंखे चलाने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी आपके ऑन ऑफ करने से आपका पंखा चल रहा है या बंद हो रहा है, तो इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या कर रहा है आपका, वो एक ऐसा वेरिएबल है, जितना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी होगा उतना अच्छे से चलते रहेगा। तो इसका मतलब वो आपका इंटरवीनिंग वेरिएबल हो गया, और इंटरवीनिंग वेरिएबल। और जो हमारा बाहर से गर्मी हो गई बहुत ज्यादा, या फिर तार खुला हुआ है और बाहर से कोई मतलब इतनी गर्मी हो गई, टेम्परेचर हो गया कि तार गलना शुरू हो गया, तो ये क्या कर रहा है, एक बाहर से इफेक्ट कर रहा है डायरेक्ट आपको, किसके ऊपर, पंखे को, या फिर पंखे के पास कुछ ऐसा हो गया जो आपको कहते हैं हीट बढ़ गया, तो पंखे के ऊपर असर आना हो गया, या फिर स्विच के ऊपर असर आना हो गया, तो ये सारे क्या हो गए, एक्सट्रेनियस। ये सारे इनमें इस पूरे प्रोसेस को बाहर से इफेक्ट कर रहा है ये, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सट्रेनियस। यानी कोई भी ऐसा कारक, कोई भी ऐसा फैक्टर जो बाहर से आपकी पूरी प्रोसेस को क्या कर रहा है,
इफेक्टेड कर रहा है, आपके प्रोसेस में बाधा पैदा कर रहा है या उसके रिजल्ट को चेंज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सट्रेनियस। अब एक्सट्रेनियस को ही अगर आप कंट्रोल कर लेते हो, यानी आप हीट को कंट्रोल कर लिया, आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर लिया, हर चीज को आप कंट्रोल कर रहे हो, तो उसे आप क्या कहते हो, कंट्रोल वेरिएबल। यानी एक्सट्रेनियस वेरिएबल ही जब कंट्रोल हो जाता है, जब हम उसे मैनिपुलेट कर लेते हैं, उसे या तो फिर उसे मेजर कर देते हैं कि हाँ इतना हीट है, हर टाइम उतना ही हीट को आप बना के रखिए, तो आपके ओवरऑल जो आपका रिसर्च होगा उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। कहने का क्या मतलब है कि इतना ही, जैसे प्रॉब्लम क्या है कि अंतर कहाँ आएगा, अभी तो हमने पंखा चलाया तो पंखा उतना अच्छे से नहीं चल पाया, और जहाँ हीट कम होगा, जहाँ टेम्परेचर कम होगा, वहां पंखा अच्छे से चल पा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि यार ये तो प्रॉब्लम हो गया, यानी कि कुछ पंखा चलना के ऊपर जो हम रिजल्ट निकालना चाहते थे वो वेरी कर गया, लेकिन वो वेरी किसके कारण किया, वो हीट के कारण किया, जो कि एक एक्सट्रेनियस था। यानी कि उसके कारण जो एक्चुअल रिजल्ट है वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो एक्सट्रेनियस है उसके कारण एक्चुअल रिजल्ट चेंज हो रहा है। तो इससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह या तो टेम्परेचर सेम कर देंगे या फिर किसी तरीके से टेम्परेचर को क्या करेंगे, अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, जैसे कि आप योग से ही कर रहे हो, तो योग में आप क्या करोगे, अगर आप मोटापा के ऊपर कर रहे हो एक रिसर्च, और आप कर रहे देख रहे हो कि कल का एग्जांपल लेते हैं, सूर्य नमस्कार से मोटापा घट रहा है, लेकिन साथ में आप एक चाइनीज वेरिएबल को नहीं ध्यान दे रहे हो, जैसे कि हो सकता है वो खाना बहुत ज्यादा खा रहा है, वह कुछ और बहुत ज्यादा कर रहा है, या किसी और तरीके की चीजें ले रहा है। एक व्यक्ति खाना बहुत ज्यादा खा रहा है, दूसरा बहुत कम खा रहा है, तो एक के ऊपर उसका प्रभाव बड़ा जल्दी आएगा, दूसरे के ऊपर, एक है जो अलग तरीके का जो है फास्ट फूड बहुत ले रहा है, दूसरा नहीं ले रहा है, तो उसके ऊपर जल्दी असर आ जाएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब जो आप मेजर कर रहे हो उसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया क्या, आपका फूड, वो जो फूड है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल आ गया, उसके कारण वो चेंज हो रहा है। बाद बाकी वो चेंज होना नहीं चाहिए था रिजल्ट, लेकिन वो इसलिए चेंज हुआ क्योंकि वहाँ एक्सट्रेनियस वेरिएबल आ गया। तो उस एक्सट्रेनियस वेरिएबल को अगर हम कंट्रोल कर पाए, यानी कि दोनों को हमने डाल दिया एक ऐसे जगह पे कमरे में जहां पर बस वो वही कर सकते हैं जो हम चाहेंगे, यानी कि उनको वही भोजन मिलेगा, वही सारी चीजें मिलेंगी, तो ये पूरा क्या कहलाता है, कंट्रोल। अब आपने क्या कर दिया, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। और इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या हो गया, यहाँ पे इंटरवीनिंग हो गया कि आप सूर्य नमस्कार करवा रहे हैं, तो सूर्य नमस्कार करवाने में आप जिन स्टेप्स का यूज कर रहे हो, जिस तरीके से आप यूज कर रहे हो, नंबर ऑफ काउंटिंग, जो भी उसमें मतलब आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को करने में हेल्पफुल जो साबित हो रहा है, जिसके हेल्प से आप वो पूरी प्रोसेस कर रहे हो, तो वो सारी चीजें क्या हो रही हैं, आप चटाई का हेल्प ले रहे हो या किसी और चीज का हेल्प ले रहे हो या किसी अदर जगहों का हेल्प ले रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया, आपका वो इंटरवीनिंग वेरिएबल हो गया। जैसे आपने सभी लोग को करवाया कहाँ पे, घास के ऊपर, तो जिससे कि आपको क्या कहते हैं, उसका एक अच्छा मिलता है, मतलब जो भी आपको सपोर्टिव के रूप में जो भी आपने रखा वो, और उससे आपको वो चीजें चली, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो उन दोनों को जोड़ने वाले जो काम कर रहा है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, उसे इंडिपेंडेंट इंटरवीनिंग कहेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेजरिंग वेरिएबल्स। मेरे ख्याल से क्लियर होगा सर। हेलो। हाँ दीदी बोलिए, पास जी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाद में पूछ लीजिएगा, शायद आपका नेट नहीं सही चल रहा है। मेजरिंग वेरिएबल्स किसे कहते हैं, वेरिएबल्स को मेजर करने के कौन कौन से तरीके हैं, तो ये देखिए बहुत इजी है, इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो थोड़े ध्यान से देख लेंगे। नॉमिनल स्केल होता है, ऑर्डिनल स्केल होता है, इंटरवल स्केल होता है और रेशियो स्केल होता है। ये चार तरह के स्केल का यूज किया जाता है। अब जो, और चारों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आप बहुत आराम से इसे समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनल स्केल होता है जैसे कि आपको आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम देने में आप ABCD ऑप्शन होता है, ABCD ऑप्शन को आप ए को आगे भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, सी को भी आगे कर सकते हो, मतलब जो ऑप्शंस हैं उसको आगे पीछे कर सकते हो, ABCD में कहीं भी डाल सकते हो। इससे आपके क्वेश्चन में और ऑप्शन में कोई अंतर तो नहीं आएगा।
जो ऑप्शन डी में है उसको आप ए में भी डाल सकते हो, जो ए में है उसको सी में भी डाल सकते हो, सी यानी कि जो उनका आपका रैंकिंग है वह कोई ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्डर में होना फिक्स हो। तो अगर फिक्स नहीं है उनकी रैंकिंग, आप कहीं पे भी किसी को भी रख सकते हो, किसी भी ऑर्डर में उसे रख सकते हो और इससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे स्केल को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल स्केल। यहाँ पे ऑर्डर या स्ट्रक्चर जो होता है उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। दूसरा जो होता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में स्ट्रक्चर होना जरूरी होता है, यानी कि आपकी रैंकिंग होती है कि किस रैंक पर है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। तो इस बेसिस पे अगर आपका है, अगर आपने फोर्थ को उठा करके फर्स्ट पे रख दिया तो आपका पूरा प्रोसेस चेंज, यानी कि एक्चुअली तो फर्स्ट आया ही नहीं है, यानी कि आपके पास गलत इंफॉर्मेशन चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप किसी को भी अपने पोजीशन से हटा नहीं सकते, जिसका जो पोजीशन है वही आपको बताना होगा। तो ये जो स्केल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनल स्केल। तो एक चीज इंप्रूव हुआ कि यहाँ पर इंप्रूव मतलब कि चेंज आया कि यहाँ पर पहले ऑर्डर नहीं था, अब ऑर्डर की बात की गई है। ऑर्डिनल में ऑर्डर, ओ से ऑर्डिनल, ओ से ऑर्डर, नॉमिनल में नो ऑर्डर। तो अब इंटरवल की बात आती है हमारी। तो इंटरवल में क्या हो जाता है कि अभी हम केवल बता पा रहे हैं कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, लेकिन इंटरवल में एक्चुअली हम ये भी बता पा रहे हैं कि उन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है। जो वैल्यू है उनका, जो जैसे फर्स्ट है तो उसका इतना नंबर है, जो सेकंड है उसका इतना है, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो वो सारी चीजें अगर आप बता रहे हो तो फिर वो इंटरवल स्केल में आ जाएगा, यानी कि आपको डिफरेंस भी वहां पे मेजर होने लगता है, उसका भी मीनिंग होने लगता है। तो जैसे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हम लोग कर रहे हैं, तो इंटरवल और रेशियो को अभी यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें आगे आप और अच्छे से समझ जाओगे इसके माध्यम से। तो यहाँ पर जो है नॉमिनल स्केल जो है क्वालिटेटिव कैटेगरी, और जैसे नेम है, कलर है, लेवल्स है, जेंडर है, तो ये सारी चीजें किस स्केल डाटा में आ जाएंगी, नॉमिनल, क्योंकि इसे आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई चेंजेस, कोई दिक्कत नहीं है। रैंकिंग या प्लेसमेंट आ जाती है तो वो ऑर्डिनल स्केल में आ जाता है, ऑर्डर यहाँ पर मैटर करता है, और लेकिन यहाँ पर ऑर्डिनल में डिफरेंस नहीं मेजर होता है। तो इससे इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर ऑर्डर तो मैटर करता ही करता है, यानी कि जो ऑर्डिनल का काम है वो तो कर ही रहा है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या किया जाता है, मेजर होता है, लेकिन रेशियो नहीं बताया जाता है। अब ये नो ट्रू जीरो स्टार्टिंग पॉइंट, अभी इसमें क्या कहने का मतलब है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन दोनों में इसी से आपको डिफरेंस पता चलेगा कि इसमें इंक्लूडिंग रेशियो होता है, इसमें एक्सेप्ट रेशियो होता है, इसमें नो ट्रू जीरो स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ कंटेन ए जीरो स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है वो आप यहाँ से समझ लीजिए। कहने का क्या मतलब कि जैसे आप टेम्परेचर का मेजरमेंट कर रहे हो, तो टेम्परेचर का मेजरमेंट आपने किया -30 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हो तो यहाँ पर डिफरेंस जो है वह आराम से मेजर कर सकते हो कि इसके टेम्परेचर में इसके टेम्परेचर से कितना डिफरेंस है, इसके टेम्परेचर में इसके टेम्परेचर से कितना डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर जो जीरो है वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये जो जीरो है वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, वो केवल मेजरमेंट का क्या है, एक प्रोसेस के दौरान ये जीरो आया है, यानी जीरो का कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है। जीरो का मतलब एग्जैक्टली जीरो यानी कुछ नहीं होना, ये वाली बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर जीरो भी एक क्या है, जीरो भी एक नंबर की तरह यूज हो रहा है कि जो आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बीच के डिफरेंस को क्लियर कर रहा है, यानी कि जीरो का मतलब ये नहीं कि सबसे लोएस्ट पॉइंट आपका है, जबकि रेशियो स्केल में जब आएंगे जीरो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, जबकि इसमें क्या है, ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर नहीं है। तो अगर टेम्परेचर और इन सब चीजों का डाटा का स्केल आप कर रहे हो मेजर, तो वो इंटरवल स्केल डाटा पे आएगा, लेकिन वहीं पे आप हाइट की मेजर कर रहे हो या वेट की मेजर कर रहे हो, उन चीजों की अगर आप रेशियो की बात कर रहे हो, हाइट वेट कहाँ से शुरू होता है आपका, जीरो से स्टार्ट होता है, लोएस्ट पॉइंट क्या होता है, जीरो स्टार्ट होता है। तो ये क्या होता है, हमारा जीरो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं हाइट वेट के केस में क्या कहेंगे, हमारा स्टार्ट ये रेशियो डाटा स्केल। तो ये अगर इस तरीके का मेजरमेंट हो रहा है तो ये रेशियो डाटा स्केल कहलाएगा। और दूसरा चीज क्या होगा कि डिफरेंसेस आर मेजरेबल, यहाँ पर जो डिफरेंसेस होते हैं
वह मेजरेबल होते हैं। तो ये तो सारे में मेजरेबल है, इसमें भी मेजरेबल है। और एक्सेप्ट रेशियोज इंक्लूडिंग रेशियोज, यहाँ पर आप रेशियोज जो है वो निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप रेशियोज भी नहीं निकाल सकते। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस है और 60 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का मतलब है कि वह 60 डिग्री सेल्सियस का आधा है। इस तरीके से मतलब इन दोनों का डिफरेंस, ये रेशियो क्या है 60/30, यानी कि ये दोगुना टेम्परेचर है। यहाँ का जो टेम्परेचर है उसका दोगुना टेम्परेचर है। तो इस तरीके से यहाँ पर रेशियो की बात नहीं की जाती है, ये एग्जैक्टली इस तरीके से डिफाइंड नहीं किया जाता है। यानी कि ये 2 टाइम्स नहीं है, या फिर -30 और -60 की बात कर रहे हैं तो वो 2 टाइम्स होने का इस तरीके से यहाँ पर जो मेजरमेंट होता है रेशियो में, इसको बात इस तरीके से नहीं की जाती है। ये रेशियो केवल कहाँ पे आता है, जब आप हाइट की बात कर रहे होते हो, जब आप केजी की बात कर रहे होते हो, तो वहां पर इस तरीके से बात होती है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इंटरवल स्केल डाटा और रेशियो स्केल डाटा में। और सारी चीजें क्या हैं, सारी चीजें सेम है। तो ये चीज आपको मेरे ख्याल से क्लियर होंगी। अगर यहाँ पर नॉमिनल इसमें बात करें लेवल्ड डाटा के लिए, लेवल्ड होता है या नहीं, तो लेवल जो अगर नॉमिनल की बात करें, ऑर्डिनल की बात करें, इंटरवल की बात करें, रेशियो की बात करें, तो लेवल हर एक में होता है, हर एक में लेवल होता है। मीनिंगफुल ऑर्डर यहाँ पे नहीं होता है, ऑर्डिनल में होता है, इंटरवल में होता है, रेशियो में होता है। मेजरेबल डिफरेंस यहाँ नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होता है, इंटरवल में होता है, रेशियो में होता है। ट्रू जीरो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होता और यहाँ होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि इस तरीके से हम इसमें डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल स्केल। द नॉमिनल स्केल में क्या हो गया, मेल फीमेल, ये सारी चीज बातें अगर हम कर रहे हैं, नेम ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, कलर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। किसी को भी आप पहले लिख दो, किसी को भी बाद लिख दो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको नॉमिनल स्केल में आएंगी। और जब सिर्फ दो की बात की जाती है नॉमिनल स्केल में, तो उसे एक स्पेशल नाम दिया गया है डाइकोटोमस। सिर्फ दो की, यानी जैसे मेल फीमेल की बात सिर्फ हो रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाइकोटोमस। इसके लिए स्पेशल, यानी दो के बीच सिर्फ बात हो रही है तो वो डाइकोटोमस कहलाएगा। एग्जाम्पल ऑर्डिनल स्केल, यहाँ फर्स्ट, फिफ्थ, 16, पुअर, मिडिल क्लास, रिच क्लास। तो इसमें आप क्या हो गया कि एक ऑर्डर है, ये भी एक क्या है, ऑर्डर है। यहाँ पे है स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, यानी कि ये भी एक क्या है, ऑर्डर है। इसे आप आगे पीछे या कहीं पे भी किसी को नहीं रख सकते हो। लेवल ऑफ एग्रीमेंट, यस, मे बी, नो, तो ये भी क्या है आपका, ये सारी चीजें ऑर्डिनल स्केल के ऊपर इसे कहा जाएगा, एक ऑर्डर है। नेक्स्ट है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या हो गया कि आपका जो डिफरेंस है 90 और 70 डिग्री है तो उसका 20 डिग्री डिफरेंस है, 40 और 60 है तो उसके बीच भी 20 ही है। तो ये टाइम में है डिफरेंस, तो 1 आवर यहाँ है, 1 आवर, तो ये आप अब डिफरेंस भी कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वह नोन होती हैं, इंक्रीमेंट नोन होता है, कंसिस्टेंट होता है और मेजरेबल होता है। तो ये सारी चीजें जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, इंटरवल स्केल। और इंटरवल में इंटरवल हमेशा सेम रखा जाता है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहला इंटरवल 1 सेंटीमीटर इतना है, दूसरा 1 सेंटीमीटर इससे इतना ही होगा, ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो इंटरवल कंसिस्टेंट होता है और इसमें फिर आप मेजर करते रहिए कि कितना ज्यादा है कितना कम है, लेकिन इंटरवल हमेशा क्या आपको रखना होता है, कंसिस्टेंट। यानी जैसे नंबर स्केल आप करते हो या स्केल हो, तो जितना 1 सेंटीमीटर होता है उसके ही 1 से 2 के बीच का गैप जितना होता है उतना ही 2 से 3 के बीच का गैप होता है, उतना ही 3 से 4 का गैप होता है। तो इंटरवल स्केल में इंटरवल हमेशा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। अब हम लोग आ रहे हैं कुछ वेरिएबल्स के ऊपर जो कल हमने बात किया था, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, क्योंकि उसको अलग से भी कुछ को आपको पढ़ना है, तो वो सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो ये बात क्या है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है
और इसे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो है वो है पोस्ट फैक्टो रिसर्च और दूसरा जो है कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, यानी कि ये दोनों एक ही नाम है, ये अलग अलग नाम नहीं है, दोनों आ सकता है एक ही जो है अलग अलग नाम से आ सकते हैं। तो पोस्ट फैक्टो या कैजुअल कंपैरेटिव, अब इससे आप बहुत ही आराम से इसको आप समझ सकते हो इसके हेल्प से, तो इसके बाद वाले के हेल्प से जो कोरिलेशन, एक मिनट यहाँ पर, चलिए यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, इसको आप एक्सपेरिमेंटल के हेल्प से बहुत आराम से समझ सकते हो। एक्सपेरिमेंटल हमने पूरा पढ़ा था कल। एक्सपेरिमेंटल किसे कहते हैं हम लोग, जिसमें कि हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट होता है, अभी भी आगे भी हम लोग देखेंगे उसे। तो जो हमारा पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है और जो एक्सपेरिमेंटल होता है वो पूरी तरीके से सेम होता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक जगह होता है कि पोस्ट फैक्टो रिसर्च में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे क्या जो वेरिएबल्स हैं वो आपके पूरे फुल कंट्रोल में नहीं होते हैं, यानी कि कंट्रोल वेरिएबल नहीं होते हैं, आपके फुल कंट्रोल में नहीं होते। लेकिन एक्सपेरिमेंटल के केस में क्या होता है, वेरिएबल जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है एक्स फैक्टो रिसर्च में और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। अदरवाइज इसके जो एक्स फैक्टो रिसर्च होता है इसमें भी आपको एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है, उसमें आपको जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि क्या मेजर करना है कि जितनी सेल्फ स्टीम यानी कि वेट जितनी है, वेट के आधार पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना होता है, यानी कि अगर वेट ज्यादा है तो कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा या वेट कम है तो कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा। क्या वेट के ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल सेल्फ स्टीम डिपेंड करता है या नहीं? तो यहाँ पर वेट के हेल्प से आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ स्टीम। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वेट जो है, आप वेट जैसे बता दोगे इतना 30 से 40 केजी के वेट या 40 से 50 केजी वाले वेट के बीच में, तो ये जो है पूरी तरीके से कंट्रोल में आपके नहीं है। 30 से 40 यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक अनुमान लगा रहे हो कि 30 से 40 के बीच ऐसा होगा, 40 से 50 के बीच ऐसा होगा, या फिर एग्जैक्ट वेट लेना शुरू करेंगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा 30.1 ये। तो यहाँ पर जो पूरा रिसर्च हो रहा है यह क्या हो रहा है, ये पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है हमारे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल जब होती है तो हम पूरी तरीके से कंट्रोल होते हैं, हमारी जो डाटा होती है वो पूरी तरीके से कंट्रोल्ड होती है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है एक्स फैक्टो रिसर्च में और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंतर्गत। तो इस मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। और बाद बाकी जैसे एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सब चीज का आंसर आपको मिलता है, व्हाई इसका आंसर आपको मिलता है। तो ये सारे आंसर यहाँ पे भी आपको मिलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड एक्सपेरिमेंट, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, इज दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज टू बी सिलेक्टेड रादर देन मैनिपुलेटेड। तो यहाँ पर क्या है डिफरेंस कि मैनिपुलेटेड का मतलब ही क्या हो गया कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर पूरा आपका कंट्रोल इस पे नहीं होता। आप सेलेक्ट तो कर लोगे लेकिन मैनिपुलेट नहीं कर सकते, यानी कंट्रोल पूरी तरीके से आपका उसके ऊपर नहीं होता है। लेकिन जो आपका एक्सपेरिमेंटल होता है उसमें आपके इंडिपेंडेंट के ऊपर आपका फुल्ली कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर आपको जो वेरिएबल है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, इंडिपेंडेंट के ऊपर फुल्ली कंट्रोल, और यहाँ पर जो है आपका फुल्ली कंट्रोल है एक्सपेरिमेंटल के केस में। तो इस तरीके से आप इन दोनों में देख सकते हैं कि फुल्ली कंट्रोल, और ये भी किस कंट्रोल भी होता किसके ऊपर है, इंडिपेंडेंट। हाँ ये वर्ड शायद मैंने नहीं बोला था, इंडिपेंडेंट के ऊपर ही कंट्रोल होता है ना हमारा। तो इंडिपेंडेंट के ऊपर फुल्ली कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल में होता है, पोस्ट एक्स फैक्टो रिसर्च में नहीं होता है। बाद बाकी सारी प्रोसेस दोनों में सेम होती है। दूसरा जो है को रिलेशनल स्टडी, को रिलेशनल हमने कल पढ़ा था। तो को रिलेशनल में क्या होता है कि आपके एक जो वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल है, तो ये अभी हम लोग फिर से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये आपको डिटेल में पढ़ना है, तो इसलिए इसे हम लोग फिर से देख रहे हैं। तो को रिलेशनल जो है वो एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बेसिस पे आप इसे देखते हैं। और इसमें एक मिनट, एक्स फैक्टो जो रिसर्च है उसमें, हाँ चलिए बता दिया, ठीक है ओके, कंट्रोल। हाँ सर एक क्वेश्चन है इसमें से। हाँ पूछिए।
सर जो हमेशा जो रिसर्च में सर दो टर्म आते हैं, एक कंट्रोल रिसर्च आता है, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आता है। तो सर जो ये है पोस्ट वाला आपने अभी बताया सर, ये सर कंट्रोल है क्या, कंट्रोल रिसर्च के अंतर्गत? ये देखिए, आप जो बात कह रहे हो कि एक कंट्रोल होता है और एक एक्सपेरिमेंटल होता है, ये कहाँ पे आपने ये टाइप देखा है कि एक कंट्रोल होता है एक एक्सपेरिमेंटल होता है? सर रिसर्च में दो दो ग्रुप लिए जाते हैं ना, एक एक एक्सपेरिमेंटल होता है, इस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, दोनों में कंपैरिजन करने के लिए। एक एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो लिया जाता है, वो बात वहां पे जो हो जाती है, वो क्या कहते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नहीं, उसका कुछ अलग नाम है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, वो उससे वो नहीं कहा जाता जो आप बोल रहे हैं। एक कंट्रोल्ड ग्रुप होता है, एक जो होता है जिसपे आप कंट्रोल नहीं रखते हो, वो ग्रुप होता है। ये सर यही मैं कह रहा हूँ। हाँ, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वहां पे नहीं होता है उस तरीके से जो आप बता रहे हो। तो उसका थोड़ा सा ओके सर। देखिए, मेरे माइंड में उसका एग्जैक्ट नेम नहीं आ रहा, लेकिन सर इम्पेरिकल और थ्योरेटिकल। एम्पेरिकल वो फिर और चीज अलग हो गया, आप फिर और कहीं और चले जाता है। इम्पेरिकल और थ्योरेटिकल जो होता है कि थ्योरी सिर्फ हो रही यूज, तो उसको थ्योरेटिकल कहते हैं, यानी कि सारी चीजें हम जान रहे हैं, और उसी को जब आप यूज कर रहे हो, जब आप पूरी तरीके से आप उसका प्रयोग कर रहे हो, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं उसे, अपने लैब में उसके ऊपर पूरी रिसर्च कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो वो एम्पेरिकल हो जाता है। तो एम्पेरिकल और थ्योरेटिकल ये इस तरीके से होते हैं। तो एम्पेरिकल और थ्योरेटिकल ये बहुत हद तक रिलेटेड है, फंडामेंटल, और उसके बाद फिर आपका उसका जो नेक्स्ट आता है कि उसका जो यूज आप करते हो। तो ये चीजों में कंफ्यूज मत कीजिए, आप इन चीजों को आगे एम्पेरिकल थ्योरेटिकल सारी चीजें, और उस चीजों को थोड़ा ध्यान रखिए। एम्पेरिकल थ्योरेटिकल उससे मतलब नहीं, ये कंट्रोल्ड की बात कर रहा है। एक ग्रुप जिसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है, एक ग्रुप आपने ऐसा रखा जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। ये सारी तरीके होते हैं रिसर्च करने के, यानी रिसर्च को हम बेहतर तरीके से समझ जाएं कि कंट्रोल के केस में क्या रिजल्ट आ रहा है, और कंट्रोल नहीं होने के केस में हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है। तो वो, और बाद बाकी जो एक्सपेरिमेंटल जिसे रिसर्च कहा गया है, उसमें हमारा हमेशा कंट्रोल्ड ग्रुप ही लिया जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है को रिलेशनल स्टडीज। को रिलेशनल स्टडीज जो है हमारे, वो क्या है कि अगर हमारे दो वेरिएबल्स हैं और वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेटेड हैं एक दूसरे से, मतलब बेसिकली इसको आप साइकोलॉजी के किसी भी जो आपका रिसर्च होता है वहां पे आप इसका यूज करते हो। तो वहां पर आप इसमें एक्चुअली करना क्या है, इसमें कि किसी टॉपिक या सिचुएशन के ऊपर आप देखते हो और ये करते हो कि एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल दोनों में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कहने का मतलब जैसे है कि कोई एक घटना आपने ली, और उसमें हमने क्या किया, कुछ क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाँ चलिए हम सूर्य नमस्कार का ही लेते हैं। सूर्य नमस्कार और मोटापा के ऊपर हम लोग ले रहे हैं। तो सूर्य नमस्कार को करने से और जो हमारा मोटापा है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, तो अगर पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, एक दूसरे में चेंजेस आ रहे हैं, तो उससे हम लोग कहते हैं जितना सूर्य नमस्कार आप कर रहे हो उससे उतना ज्यादा आपका मोटापा घट रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर सूर्य नमस्कार कर रहे हो लेकिन मोटापा उल्टा बढ़ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट दोनों वेरिएबल्स क्या कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। और अगर एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है, एक्चुअल में एक दूसरे से उनका कोई मतलब ही नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो कोरिलेशन। यहाँ पे दो दिए हुए हैं, एक और कोरिलेशन होता है जीरो कोरिलेशन, यानी कि उनमें कोई कोरिलेशन ही नहीं है। तो देखिए नाम से ये स्पष्ट है कि दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है, तो उसके हिसाब से इस स्टडी को क्या कहा जाता है, को रिलेशनल स्टडी। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कैंसर और मैरिज, यहाँ पे एक रिसर्चर ने किया है कि मैरिज होने से कैंसर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि किसी की शादी हुई किसी की शादी नहीं हुई, तो उससे कैंसर के ऊपर क्या प्रभाव है। तो यहाँ पे तीन तरह के रिजल्ट आ सकते हैं, कि हो सकता है कि कैंसर के ऊपर प्रभाव आता हो, उसे दिखे, यानी कि मैरिज जिसका हो रहा है उसके कैंसर कम होता है, या मैरिज जिसका हो रहा है उसके कैंसर ज्यादा होते हैं, कुछ भी हो सकता है रिजल्ट। या फिर दूसरा हो सकता है कि इस तरह का कोई रिजल्ट ना आ रहा हो, इन दोनों में कोई रिलेशन ही वो ना फाइंड कर पाए, तो वहां पे उसे क्या कहेंगे, जीरो कोरिलेशन।
और अगर इन दोनों में जिसका मैरिज हो रहा है कैंसर ज्यादा हो रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, मैरिज हो रहा है कैंसर कम हो रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन। तो जिस तरीके से भी उसने फाइंड किया उसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि कोरिलेशन कैसा है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे उसने फाइंड किया कि निगेटिव कोरिलेशन, निगेटिव यानी कि जो पीपल मैरिज करेगा उससे कैंसर होने की संभावना क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल आपको किए जाते हैं, एक के ऊपर दूसरा वेरिएबल किस तरीके से असर हो रहा है उसे कोरिलेशनल स्टडी कहा जाता है। इसके बाद हमारा आता है कि कोरिलेशनल स्टडी में ये इस नाम का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये इस नाम का टेस्ट का एग्जाम्पल आते हैं कि स्पीयरमैन्स रो इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और स्पीयरमैन रो टेस्ट के हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, हम लोग कोरिलेशन वाली चीजों को फाइंड करते हैं। तो इसमें एक्चुअली जो यूज होता है, इसमें जो एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें रैंक का यूज होता है, रैंक के हेल्प से हम लोग स्पीयरमैन रो को फाइंड करते हैं। तो इसे डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है, ये एक बार ही आज तक पूछा हुआ है और इसके बारे में कुछ भी हमें पढ़ना ज्यादा ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे हमारे मेथड्स हैं। तो ये आप बस ध्यान में रख लीजिए कि जो कोरिलेशन है उसके लिए मेजरमेंट के लिए हम लोग स्पीयरमैन रो टेस्ट का यूज करते हैं और वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, रैंक के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये दो चीज का आपको बस ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अभी जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये देखिए दोनों ही रिसर्च बिल्कुल सेम है। दोनों में एक हाइपोथेसिस होती है, उसके ऊपर टेस्ट होता है और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन होता है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है वो कंट्रोल होता है और जो एक्स फैक्टर रिसर्च होता है वो कंट्रोल, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंट्रोल नहीं होता है। यही एक सबसे बेसिक जो दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पर एक्स फैक्टर जो रिसर्च है वह क्या है हमारा नॉट कंट्रोल लेवल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंट्रोल नहीं होते हैं। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एप्लीकेशन, ये तो एक जस्ट एग्जांपल दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर जैसे जैसे आप देते जाओगे वैसे वैसे प्लांट का ग्रोथ बेहतर होते जाएगा। तो फर्टिलाइजर जो है आप कितना दे रहे हो यह आपके पूरी तरीके से क्या है, कंट्रोल में है। तो इस तरीके से अगर आप पूरा रिसर्च कर रहे हो जिसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये और उसके बाद फिर हम मैनिपुलेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स तो यहाँ भी आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कंट्रोल। तो कंट्रोलिंग और साथ में एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी यहाँ क्या होते हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल, यानी कि आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और साथ में बाहर का जो भी फैक्टर्स है वो पूरी तरीके से कंट्रोल होते हैं। जबकि एक्स फैक्टर में उसे भी कंट्रोल करना क्या डिफिकल्ट होता है थोड़ा। तो क्योंकि जैसे मोटापा के ऊपर आप कर रहे हो, तो मोटापा से कितना आप सेल्फ एस्टीम कितना अंतर पड़ रहा है। तो मोटापा के साथ साथ सेल्फ एस्टीम के ऊपर तो बाहर के भी बहुत सारे वेरिएबल है ना। यानी कि हमने एक्स फैक्टर में क्या देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट मोटे व्यक्तियों में उसका असर आपके कॉन्फिडेंस पर कितना हो रहा है, कि ज्यादा मोटे का कॉन्फिडेंस ज्यादा है या कम मोटे वालों का कॉन्फिडेंस ज्यादा है। तो इस कॉन्फिडेंस के ऊपर एक्चुअल में मोटापा से ज्यादा, कहीं ज्यादा ऐसे फैक्टर्स हैं जो असर करते हैं, आपका रहन सहन, आपका सोचने का तरीका, आपके कई, यानी इस कॉन्फिडेंस के ऊपर जो आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं वो बहुत ज्यादा हैं और जिस पर कंट्रोल करना किसी भी ग्रुप के लिए काफी डिफिकल्ट है। तो इसलिए इस तरीके का जो भी रिसर्च होगा वो किस में आ जाएगा, एक्स फैक्टर, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। क्योंकि कॉन्फिडेंस के ऊपर बाहर से जो है, मोटापा तो जस्ट एक छोटा सा कारक है जिसको आप कर रहे हो, लेकिन जो बाहर के जितने एक्सट्रेनियस वेरिएबल उसे कंट्रोल कर लेना, आपके विचारों को एक जैसा चला देना या ये सारी चीजों को एक जैसा चला देना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये चीज जो भी है ये आपको एक्स फैक्टर रिसर्च में आता है। यानी कि जो भी जनरली साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी रिसर्च ये सब होते हैं वहां पर एक्सपेरिमेंटल कर पाना थोड़ा मुश्किल है।
यहाँ पर ज्यादातर इसी तरह के रिसर्च होते हैं, क्योंकि आपको एक्सट्रानियस वेरिएबल्स कहीं ना कहीं से आपको असर वो कर ही देते हैं, और टोटली जिस दिन हो गए तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सट्रानियस वेरिएबल कंट्रोल जिस दिन टोटली हो गए तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सपेरिमेंटल। ओके, तो चलिए